चलिए, आज के सेशन को हम फिर स्टार्ट करते हैं और जैसा मैंने आपको कहा था ये एक शॉर्ट सेशन है बहुत ज़्यादा समय इसमें नहीं लगना है, लेकिन फिर भी मेरे ख़्याल से मुझे 30 मिनट्स तो सेशन में लग जाएगा और 15-20 मिनट हमें क्वेश्चन आंसर के राउंड में लग जाएगा। सो आई होप कि आप इत्मीनान से पेशेंटफुली इस सेशन को एन्जॉय करेंगे। मैं फिर से बताते हुए शुरू कर रहा हूँ कि ये सेशन इन्फिनिटी फिनसर्व प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से प्रस्तुत की जा रही है और विल सर्विसेज हमारी कई सर्विसेज हैं जैसा कि हमने पहले के सेशंस में आपको बता रखा है, लेकिन जो लोग नए हैं उनको फिर से कहूँ तो हमारे पास जो सर्विसेज हैं उसमें से हमारे पास इन्वेस्टमेंट सर्विसेज हैं, जिसको हम लोग बेसिकली वेल्थ सर्विसेज कहते हैं, ग्रोथ सर्विसेज कहते हैं। तो इन्वेस्टमेंट्स हम देखते हैं। दूसरा हमारे पास अगर देखें तो प्रोटेक्शंस हैं और जितने भी प्रोटेक्शन रिलेटेड सर्विसेज होती हैं, जैसे सही इंश्योरेंस लेना, आपको एक्चुअली में कौन से फ़ियर को प्रोटेक्ट करना चाहिए, मेडिक्लेम कैसा होना चाहिए, हेल्थ क्लेम कैसा होना चाहिए, वो जो बेसिकली आपकी अलग-अलग पॉलिसीज़ होती हैं, लाइफ़ के जितने भी इंश्योरेंस होते हैं, वो सब कुछ हम आपको प्रोवाइड करते हैं। और थर्ड हमारी जो बेसिक मेन सर्विसेज हैं, वो है लोन्स की। हमारे यहाँ हर तरह की लोन की एडवाइज़री के साथ-साथ लोन प्रोसेसिंग का भी काम होता है, जिसमें ज़्यादातर तो होम लोन्स होते हैं, बट आप पर्सनल लोन हो, आपका बिज़नेस का लोन हो, कोई हमारे साथ बिज़नेसमैन हुए, जिनकी टर्नओवर 2 करोड़ के ऊपर है सालाना, वो लोग को कोई इंस्टेंट लोन चाहिए, तो इस तरह के बहुत सारे हमारा लोनिंग सर्विसेज़ भी हैं। अ, इन सब के साथ इसको तो हम नॉर्मल सर्विसेज कहते हैं, जिसे हम इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन एंड लोन्स, बट इनके साथ ही हमारी एक सर्विस होती है जो जिसे हम वैल्यू एड सर्विसेज कहते हैं। तो वो वैल्यू एड में हम बेसिकली रिटायरमेंट प्लानिंग करते हैं। तो ये हमारी एक बहुत एक्सक्लूसिव सर्विस है, जो अलग से एक इसकी डिवीज़न है और उसमें हम रिटायर्ड लोगों की भी प्लानिंग करते हैं और जो रिटायर्ड होना चाहते हैं उनकी भी प्लानिंग करते हैं, उनके लिए भी फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं। उसी में स्टेट प्लानिंग यानी विल सर्विसेज हमारा एक सर्विस है, जिसको हम अंजाम देते हैं। तो आज जो हम टॉपिक आपको एजुकेट करने जा रहे हैं, वो विल सर्विस के ऊपर एजुकेट करने जा रहे हैं और देखने जा रहे हैं कि उसके ऊपर क्या-क्या फीचर्स हो सकती है, आपको क्या ध्यान देना है और बेसिक्स क्या हैं, ताकि आप कभी भी अगर सोचें इस बारे में तो आप सही से सोच पाएँ, कोई गलती ना हो और आप इसका सही इस्तेमाल कर पाएँ। तो चलिए, सबसे पहले स्लोगन के साथ शुरू करते हैं, जो स्लोगन कहता है कि कभी भी अपने परिवार के लिए इनहेरिटेंस छोड़ के जाएँ, ना कि मेस। ऑब्वियसली, अगर आप नहीं छोड़ के जाएँगे इनहेरिटेंस, तो आप मेस छोड़ के जाएँगे। तो कैसे इस चीज़ को अंजाम देना है, क्या करना है, वही हम देखते हैं। सबसे पहले कुछ फैक्ट ज़रूरी है ताकि आप इस सेशन में इंटरेस्ट बना पाएँ, आपको लगे कि ये सेशन आपके लिए इम्पोर्टेंट है और इस पे ध्यान देना भी एक ज़रूरी है। जैसे कि मैं पिछले आपको सेशन में इस स्लाइड में दिखा रहा था कि हम इन्वेस्टमेंट सर्विसेज़ भी देते हैं, प्रोटेक्शन भी देते हैं, लोन्स भी देते हैं, रिटायरमेंट्स भी देते हैं। अगर मैं देखूँ तो जो सबसे ज़्यादा इंक्वायरी हमारे पास आती है, यानी लोग जो हमारे पास सबसे ज़्यादा आते हैं, करीब 70% समाज में लोग हमें इन्वेस्टमेंट सर्विसेज माँगते हैं और करीब-करीब 20% लोग हमसे लोन सर्विसेज माँगते हैं, अगर वो खुद माँगते हैं तो। और प्रोटेक्शन की जब बारी आती है और विल की बारी आती है, तो प्रोटेक्शन करीब-करीब 5% लोग हमसे प्रोटेक्शन की डिमांड करते हैं और करीब-करीब 5-2% लोग यहाँ पे आते हैं। बेसिकली इन दोनों को मिला लो तो ये करीब 3% आते हैं। सो बहुत कम लोग आते हैं विल सर्विसेज़ के लिए हमारे पास, तो ये ऑफ कोर्स इसका मतलब है कि चाहे जिसकी जानकारी ना हो, जैसे प्रोटेक्शन के लिए कम लोग क्यों आते हैं? क्योंकि किसी को लगता नहीं है कि वो मरेंगे, किसी को लगता नहीं है कि उसका हाथ-पैर टूटेगा, किसी को लगता नहीं है कि उसे अस्पताल जाना पड़ेगा। तो जब किसी को कुछ डर नहीं लगता, तो वो फिर प्रोटेक्शन का क्यों कराएगा? क्यों वो इंश्योरेंस लेगा? तो इंश्योरेंस हमारे देश में ही नहीं, पूरे दुनिया में बहुत कम लोग खरीदते हैं, क्योंकि इंसान कभी भी अपने सुखमय दिनों में दुःख की कामना और दुःख का अनुमान नहीं लगा पाता। तो इसीलिए ये सबसे कम बिकता है और जो सबसे ज़्यादा बिकता है वो इसलिए बिकता है क्योंकि यहाँ ग्रीड फैक्टर है, लालच है लोगों को, सबको बड़ा बनना है, अमीर बनना है। तो इसलिए यहाँ पे आपका बहुत बड़ा एरिया आता है।
उसी तरह विल की बात है, जैसे प्रोटेक्शन कोई नहीं सोचता है, उसी तरह विल भी कोई नहीं सोचता है। उसको लगता है ठीक है यार, सब नेचुरल तो है, ठीक है मर जाऊंगा, मेरे बच्चों को मिल जाएगा, नहीं मिलेगा बराबर बढ़ जाएगा, जो लॉ है उसी से मिलेगा, मेरे को क्या करना है। यहीं पे थोड़ी सी गलती हो जाती है। तो वो चीज़ों के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं कि नहीं, विल को नेचुरली नहीं छोड़ना चाहिए, इसे ऑटोमेटिक ऑटो मोड पे नहीं छोड़ना चाहिए, उसमें कुछ करना चाहिए। चलिए सम फैक्ट। तो फैक्ट पे आते हैं कि 1 लाख से भी ज़्यादा लोग हर साल आ, अपना जो बेरियरमेंट है, मतलब जो स्टेट ऑफ हैविंग लॉस्ट, जो जिसे हम कहते हैं, तो जो बेरियरमेंट स्टेज कहते हैं थोड़ी, उसको अगर देखें तो बैटल के रूप में वो कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि बिना किसी विल के लोग डेथ डाई कर जाते हैं। और जब उसकी बंटवारे की बारी आती है और क्लियर नहीं इंस्ट्रक्शन होती हैं, तो स्टेट में डीलिंग प्रॉब्लम होती है। एक सर्वे कहता है कि ऑलमोस्ट एवरीवन मेक्स द रॉन्ग assumption ओवर हु वुड बेनिफिट। एक सबको लगता है कि नेचुरल है, बेनिफिट तो उसी को मिलेगा ना जो है, मेरी बीवी को मिलेगा, मेरे बच्चों को मिलेगा, मेरे इसको मिलेगा। लेकिन अगर वो लिख के नहीं जाते हैं तो समझिए बहुत सारे चैलेंजेस हैं। आप समझ के चलिए कि अभी हम आगे आपको दिखाएंगे कि मोस्ट मैरिड पीपल एज्यूम कि मेरे बाद मेरी पत्नी को सब कुछ मिल जाएगा, और विल हो या ना हो। लेकिन ऐसा नहीं होता, ये ट्रू नहीं है। प्लीज़ आप लॉ चेक कर लें। आपके बाद आपकी पत्नी को सब कुछ तभी मिलेगा जब वो जॉइंट एप्लीकेंट हो आपके साथ, मतलब जॉइंट में हो, आपके हर चीज़ों में जॉइंट हो। और अगर वो जॉइंट नहीं है, तो उनके लिए भी विल उसी तरह एप्लीकेबल है जैसे आपके बच्चों के लिए और परिवार के दूसरे मेंबर्स के लिए है। ठीक है, तो इट्स नॉट अ ऑटो, तो ये ध्यान रखिएगा। तो इसलिए भी विल की डेफिनेशन ज़रूरी है। हाँ, हमारे हिंदू समाज में लोग ऑटोमेटिकली ये मान लेते हैं और कोई चैलेंज नहीं करता। लेकिन अगर ऐसी कोई चैलेंज आती है, तो कोर्ट उसे ज़रूर एज्यूम करेगा, और 12 साल तक, डेथ के 12 साल तक ऐसे चैलेंजेस कोर्ट एक्सेप्ट करेगा सुनवाई के लिए। Married couples can only ensure guaranteed inheritance of their entire estate from each other if there is a will. अम, तो ए के बाद बी का और बी के बाद ए का, इसको हम लोग रिवर्स विल कहते हैं। तो ये जब विल बनती है तो अक्सर लोग इस तरह का विल लिखते हैं, और लिखना चाहिए। तो विल की शुरुआत यही होती है कि जो डिफ़ॉल्ट इनहेरिटेंस है, उसको आपको मेंशन करना पड़ता है कि मैं तो ए अगर पहले नहीं रहा तो बी को, और बी नहीं रहा तो ए को। खैर, विल बहुत छोटी-छोटी चीज़ों में भी होता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि विल तब बनाना चाहिए जब बच्चे बड़े हो जाएँ और एज हमारी उस लायक हो जाए। ठीक है, आप सही सोच रहे हैं कि उस समय जो शुरुआती समय में आपके पास कुछ है ही नहीं बाँटने को, तो बाँटोगे क्या? लेकिन ज़रा ध्यान दें, शुरुआती समय में अगर मान लो बाय चांस माँ-बाप दोनों का देहांत हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ होता है, ऐसे बहुत केसेज़ होते हैं। तो जो बच्चा होता है, जो माइनर बच्चा होता है, उसकी कस्टडी को लेके बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। उस माइनर बच्चे को सारा एसेट आपका मिलता है, तो वो उस एसेट को कौन देखेगा? कौन उसका गार्डियन बनेगा? उसको बेचारे को क्या अपने 18 साल के होने के बाद वो सारी संपत्ति सही से ट्रांसफ़र होगी? उसका कौन ख़्याल रखेगा? जो उसका ख़्याल रखेगा, 18 साल बाद जब उसकी प्रॉपर्टी सम ट्रांसफ़र होगी, तो वो उसको कितना हिस्सा उसमें से देना चाहेगा या देगा, देना चाहिए। ऐसे बहुत सारी बातें ज़िक्र करके लोग बनाते हैं। तो जब आपके विल की बात आती है तो उसके स्टेजेस होते हैं, जो मैंने कहा उसकी भी उसी तरह स्टेज होती है जैसे आपकी जीवन में फ़ाइनेंस के स्टेज होते हैं, उसी तरह विल की अलग-अलग स्टेज होती है। और आपको विल को उन स्टेजेस में एक बार रिस्ट्रक्चर करना पड़ता है, रिव्यू करना पड़ता है। तो जैसे ही आप जॉब में आते हैं, आप पहली अपनी काम शुरू करते हैं, एसेट के नाम पे चाहे बैंक में आपके 20,000 रुपए हो, चाहे 50,000 रुपए हो, आपको तो शुरू कर देना पड़ता है अपना विल का डेफिनेशन। तो लाइफ स्टेज होती है यंग, फिर होती है यंग मैरिड, और यंग मैरिड विथ यंग चिल्ड्रंस, तो ये स्टेज भी विल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर यंग मैरिज, फिर मैरिड चिल्ड्रंस, मतलब चिल्ड्रन बड़े हो जाते हैं या ओल्डर चिल्ड्रन कह लो, तो वहाँ आपको कुछ विल में चेंज और बदलाव करनी है, तो आप समझते हैं किसी कोई बच्चा हो सकता है, आप देना चाहते हैं उसे ज़्यादा, किसी को कम, तो वो सब समय आपके ये वाले होते हैं।
फाइनली फिर आपका रिटायर्ड स्टेज होता है और आप अपने लाइफ में दोनों लोग पति-पत्नी रह जाते हो, बाकी बच्चे अपनी-अपनी ज़िंदगी खुद चला रहे होते हैं। तो इस स्टेज में आपको विल अकॉर्डिंगली देखना होता है। कभी-कभी ज़िंदगी के इस सफ़र में आपको कोई बहुत अच्छा सेवक मिल जाता है या आपके कोई सोशल कामनाएँ जाग जाती हैं। मंदिर बनाने की इच्छा करती है, किसी गरीब को शादी करने की इच्छा है, तो वो सब चीज़ें आप विल में यहाँ पे इस स्टेज पे ऐड करते हो। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे consequences ऑफ नॉट प्रिपेयरिंग अ विल आर वेरी वेरी डेंजरस एंड डैमेजिंग। जिनके लिए आप जिनको पीछे छोड़ जाते हैं तो प्लीज़ उनकी क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है आपको। तो ये जो लास्ट लाइन है ये बहुत सारे यंग लोगों को या यंग लोग विद जो छोटे बच्चों के साथ जो लोग हैं उनको प्रेरित करता है कि वो अपनी विल बनाने में इस पैराग्राफ का सही इस्तेमाल करें। बँटवारा तो चलो वो कर ही देंगे कि मेरे बाद सब बच्चों का। ये कस्टडी के बारे में बहुत क्लैरिटी से लिखना पड़ता है। नहीं तो बाद में ना कोई बुआ के यहाँ तो कोई, चाचा के यहाँ तो कोई कहीं, वो बच्चा इधर-उधर घूमता ही रहता है और उसको कभी ज़िंदगी में वो ड्यू राइट्स नहीं मिल पाते, ड्यू हक नहीं मिलता। तो ये इम्पोर्टेंट है कि आप इस पे ध्यान दें। कुछ बेसिक्स रिलेटेड टू विल बहुत ज़रूरी है जो हम लोग पढ़ लें। विल 2 तरह के होता है, मतलब जो आदमी विल बना के मरता है उसे डाइड टेस्टेट कहते हैं और जो विल बनाए बगैर डेथ हो जाती है उसे डाइड इंटेस्टेट कहते हैं। सो जो टेस्टेट व्यक्ति होता है ऑब्वियसली वो विल बना के जाता है और उस विल को कोर्ट में जाके फाइनली जिसको भी लेना है उस विल को, वो प्रोबेट कराता है और जो प्रोबेट कराने जाता है या विल सुनाता है उसे एग्जीक्यूटर कहते हैं। तो ज़रा इन शब्दों को ठीक से एक बार समझ लेते हैं क्योंकि आगे बढ़ेंगे तो ये शब्द इस्तेमाल होने वाले हैं। तो विल शब्द से तो आपको कोई इश्यू नहीं है, आप समझ गए विल कैसे कहते हैं। विल मतलब इच्छा और हिंदी में इसका सीधा रूपांतर है इच्छा। तो जो आपकी इच्छा है वही आप विल पे लिखते हैं। आप विल पे कोई ऐसी चीज़ नहीं लिखते जो आपकी इच्छा नहीं है। तो ध्यान रखिएगा विल इज़ एवरीथिंग व्हिच यू विश। आपको मन में आँख बंद करके ये सोचना है कि जीवन में आपकी इच्छाएँ क्या हैं। इसमें बहुत टेक्निकल नहीं होने की ज़रूरत है, बहुत प्लानिंग करने की ज़रूरत नहीं है। 2 मिनट के लिए जब आप आँख बंद करेंगे और आपको समझना की कोशिश करेंगे कि मेरी इच्छा क्या है जीवन में, तो वो तुरंत आपकी इच्छा सामने आ जाएगी और आप उसे लिख लिख देंगे। प्रोबेट की जहाँ तक बात होती है, जब विल बन जाता है, तो रजिस्ट्री होती है इस विल की। तो जो रजिस्टर्ड विल होता है, ये कहाँ होता है? कोर्ट में होता है। कोर्ट के पास पड़ा होता है इसका कॉपी और आप जज के सामने अंगूठा लगा के, फ़ोटो खिंचवा के इस विल को रजिस्टर करते हैं। तो जब आपके इनहेरिटेंस इस विल को लेने आते हैं तो एग्ज़ीक्यूटर जो भी होता है, जो विल में जिसका आपने ज़िक्र किया है कि ये विल पढ़ेगा कौन, ये विल प्रस्तुत कौन करेगा, तो उसे एग्ज़ीक्यूटर कहते हैं। विल बिना एग्ज़ीक्यूटर के भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। उस केस में डिफ़ॉल्ट एग्ज़ीक्यूटर्स आपके विल के इनहेरिटेंस हो जाती हैं। बट ज़्यादातर लोग विल में किसी न किसी 1 या 2 व्यक्ति को एग्ज़ीक्यूटर की तरह रखते हैं ताकि उनको ये श्योरिटी मिल जाए कि उनकी विल सही से इंटरप्रेट की जा रही है, उसका मिस इंटरप्रिटेशन ना हो जाए, विल को गलत तरीके से पढ़ ना लिया जाए, समझ ना लिया जाए। तो जो एग्ज़ीक्यूटर होता है वो हाई कोर्ट में विल को जाके प्रोबेट करता है। कोर्ट को कहता है सर देखिए यही विल है ना जो आपके यहाँ रजिस्टर्ड थी, आप इसे ज़रा मोहर लगा दीजिए, हम इसको एग्ज़ीक्यूट करने जा रहे हैं। लेकिन ये जो प्रोबेट का काम है ना, ये बहुत सारे स्टेट में नहीं होता, हमारे यूपी में नहीं होता, तो ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन एग्ज़ीक्यूट करने का तो ज़रूरत पड़ता ही है, जो एग्ज़ीक्यूटर होता है, वो इस विल को एग्ज़ीक्यूट कराता है अकॉर्डिंग टू व्हाटएवर इज़ रिटन, तो वो तो ज़रूरत पड़ती है। चलिए, डाइड इन इंटेस्टेट में इफ अ पर्सन डाइज़ विदाउट राइटिंग अ विल इट्स कॉल्ड एंड देयर फैमिली गेट अ सक्सेशन सर्टिफिकेट। तो जिनको विल नहीं बना के जिनके पेरेंट्स जाते हैं या फैमिली जाती है, तो उसको सक्सेशन सर्टिफिकेट जाके कोर्ट में इश्यू कराना पड़ता है और उस सक्सेशन सर्टिफिकेट में थोड़ी दिक्कत होती है, मिल तो वहाँ भी जाता है, वहाँ भी आपको कोर्ट में जाके करीब एक न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज़मेंट देना होता है, आपके अड़ोसी-पड़ोसी से कोर्ट गवाही लेता है कि हाँ, यही लोग हैं और भी आपकी फैमिली को एक नोटिस सी जाती है, भाई-बहन सभी को कि किसी को कोई इतराज़ तो नहीं, सक्सेशन इस तरह से किया जा रहा है और उसका वेट किया जाता है और तब फाइनली आपको शायद 2 महीना 3 महीना में ये चीज़ें बन पाती हैं।
इसमें सबसे बड़ी कमी क्या है? सक्सेशन सर्टिफ़िकेट से अगर आप अपना विल चलाते हैं मतलब एसेट ट्रांसफ़र लेते हैं, तो इसे 12 इयर्स तक क्लेम अलाउड है। मतलब 12 साल तक कोई भी चैलेंज करने आएगा, तो आपका सक्सेशन विदहेल्ड हो जाएगा। तो 1 दिन, 2 दिन नहीं, 12 साल तक वक़्त है किसी दूसरे के पास आपके सक्सेशन को चैलेंज करने का। तो ये बहुत बड़ी बात होती है, इसीलिए लोग विल के ऊपर जाते हैं। कि अगर विल मेरा सही से बना हुआ है तो मेरे पास कोई चैलेंज नहीं होगा, मेरा एग्जीक्यूटर सही से एग्जीक्यूट कर देगा, केसेस डिस्प्यूट से बिल्कुल बाहर हो जाएँगे। समझ रहे हैं आप? नाउ सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो मैंने अभी कहा कि ये 2 चीज़ें हैं, अगर आप विल के बगैर किसी का डेथ हो जाता है, तो उसके जो इनहेरिटेंस हैं, उनके ऊपर एक क्रेडिटर्स कोर्ट आ सकते हैं। विल विल में यहाँ नहीं आ सकते, विल में क्रेडिटर्स चैलेंज नहीं कर सकता अगर आपने विल लिखी है तो। और अगर आप इंटेस्टेट में डेथ होता है आपका, तो क्रेडिटर्स कोर्ट जा सकता है और आपके विल की एडमिनिस्ट्रेटिव राइट ले सकता है। विल पूरा नहीं ले लेगा, वो आपका एसेट नहीं ले लेगा। वो बोलेगा कि भाई ठीक है, जो सक्सेशन है, जिसको मिला है ये मान लो 10 करोड़ रुपया, तो वो 10 करोड़ रुपया का एडमिनिस्ट्रेटर हम करेंगे जब तक कि हमारा उधार ना चुक जाए। तो उसको इन्वेस्ट कहाँ करना है, उसके ब्याज ये खाएँगे, उसका रेंट वो लेंगे, इस तरह से। तो ये चीज़ें इम्पोर्टेंट होती है, ध्यान रखिएगा। अ विल इज़ द गिविंग ऑफ रिटन इंस्ट्रक्शन। तो ज अब विल क्या होता है? एक विल जो होता है उसे मैंने कहा आँख बंद करके आपको सोचना है कि आपको ड्रीम क्या आ रहा है, आपके सपने क्या आ रहे हैं और सपना किस चीज़ का? सपना आपके एसेट्स का, जो भी आपके पास है और जो भी आपके पास होगा। कभी ये मत सोचिए आज क्या है, आप सोचिए हम जिस दिन डेथ करेंगे उस दिन हो सकता है मेरे पास कुछ और हो और कोई बड़ी भी चीज़ हो। आज मेरे पास कुछ छोटी चीज़ है, कल बड़ी चीज़ हो सकती है। तो छोटी चीज़ हो या बड़ी चीज़ हो आपको तो बस सोचना है कि एक भी चीज़ अगर मेरे पास है तो मैं उसका किस तरीके से बँटवारा करना चाहता हूँ, मैं क्या चाहता हूँ? क्या मैं किसी अपने चैलेंज्ड बच्चे को जो कमज़ोर है फिज़िकली या फिर मेंटली, मैं उसको कुछ एक्सेस मदद करना चाहता हूँ, उसका कोई प्रोविज़न बनाना चाहता हूँ। या मैं किसी कुछ डायरेक्शन देना चाहता हूँ कि भई ये वाले पैसे इनको दे देना, कोई यहाँ दान कर देना, हेल्प कर देना, वगैरह-वगैरह। तो इस तरह की जो बातें होती हैं, वो सब विल के अंदर ज़रूर शामिल होती हैं। कुल मिला के सबसे इम्पोर्टेंट तो है कि होना क्या है आपके एसेट का, आपके पास। तो विल की जो एसेंशियल्स हैं, वो क्या-क्या हैं? सबसे पहले एवरी एडल्ट शुड मेक विल, ये होना चाहिए। अ, मस्ट एडिट और चेंज योर विल विद चेंजेस इन योर लाइफ। जो मैंने कहा कि ज़िंदगी के अलग-अलग पड़ाव पे आपको विल्स बनाते रहने हैं। विल तो एक ही बार बनता है, विल तो एक ही बार बनता है, लेकिन आपको उस विल को रिन्यू करना होता है, उसको विल रिन्यूअल कहते हैं। आपको अपने एडवाइज़र जिससे आपने विल बनाया है, आपको उसको हर स्टेज पे बुला के विल को रिन्यू बनाना पड़ता है। माइक्रो एसेट्स डिक्लेरेशन शुड बी अवॉइडेड इफ इट इज़ सिंपल विल। अगर सिंपल विल रखना है तो माइक्रो माइक्रो मत लिखिए। फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत लोग विल में लिखते हैं मेरा मकान नंबर 105 अ, गली नंबर 8, ये मकान का बँटवारा 2 बच्चों में होना है। मेरा फलाना सोना 2 बच्चों में होना है। मेरा बैंक अकाउंट यहाँ पे ये है, उसमें 2 बच्चों में होना है। जब सब कुछ सिंपल विल है, आपके डिवीज़न इक्वल्स हैं, कोई ट्विस्ट टर्न नहीं है, तो आप एसेट में इतना डिक्लेरेशन मत दीजिए क्योंकि ये एसेट डिक्लेरेशन कभी-कभी डिस्प्यूटेबल हो जाती है। कैसे ज़रा समझिए, आपने पीएनबी में एक अकाउंट है जिसमें एफडी है, तो आपने विल में तो लिख दिया, बीच में आपको कोई बहुत अच्छा बॉन्ड का ऑफ़र आया, आपने उस बॉन्ड में जाके लगा दिया। अब उधर लिखा हुआ है कि जो पीएनबी में है उसका बँटवारा होगा, पीएनबी में आपका कुछ है ही नहीं, अकाउंट भी आपने बंद कर दी और इधर जो एग्ज़ीक्यूटर है, जब वो पढ़ेगा उसे वो अकाउंट ही नहीं मिलेगी, सारी फैमिली परेशान हो जाएगी, सबको लगेगा कि किसी ने और कुछ घपला कर दिया है, तो वो तो उसी ढूँढने में लगे रह जाएँगे और जबकि विल जो है वो बेवजह डिस्प्यूटेबल हो गया। हो सकता है कोई एक एक बच्चा जो आया, उसने कहा कहाँ है पीएनबी वाला एफडी बताओ मुझे, अब ये वाला बच्चा जो इंडिया में रहता है वो कह रहा है कि है ही नहीं ऐसा कुछ, मैं तुम्हें क्या बताऊँ? तो ऐसे कभी-कभी विल बदल जाती हैं, मकान बदल जाते हैं, नंबर्स चेंज हो जाते हैं। आप कुछ और लिख के गए हो और हो सकता है कि आप शिफ्ट कर गए मकान में या कुछ गलती से आप 105 लिख दिए, उसमें ग्राउंड फ्लोर लिख दिया,
जबकि आपने ऊपर 2 फ्लोर और बना लिए जिसमें टेनेंट रहते हैं, उसकी डिक्लेरेशन ही नहीं है। तो इस तरह की गलती मत कीजिए। सो कहा जाता है विल एसेंशियल में कि माइक्रो डिटेल्स में नहीं जाना है। हमें कैसे जाना है? हमें जितना है कि सारी चल और अचल, तो चल संपत्ति का ये होगा, अचल संपत्ति का ये होगा, और कुछ अगर आपके पास वैल्यूएबल्स हैं, तो उसका कैसे डिवाइड होना है वो बता दीजिए। लेकिन अगर दिस इज इम्पोर्टेंट, हाँ, नाउ विल में एक सबसे अच्छी इसेंशियल होती है कि आपको क्या ध्यान रखना है, आपको डिविजिबल एसेट को डिवाइड करना है। नॉन डिविजिबल को करेंगे अगर, तो डिस्प्यूट हो जाएगा। नॉन डिविजिबल क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल आपने कह दिया कि सब कुछ अचल और चल आधा आधा, और आपके यहाँ घर पे कोई बहुत पुरानी एंटीक राइफल पड़ी है। अब ये जो राइफल पड़ी है ये किसको जाएगी भाई साहब? तो शौकिया अगर है, अच्छा रिलेशनशिप है, तो भाई ने दूसरे भाई को कह दिया, बहन ने कह दिया ये मैं ले जाऊं, बोला ले जाओ। अच्छा पापा का ये वाला चश्मा कौन ले जाएगा? अच्छा मैं ले जाता हूँ। अरे ये वाली घड़ी कौन ले जाएगा? बोला मैं ले जाता हूँ। तो जब वैल्यूबल्स के बारे में आप नहीं लिखते, जो कि बड़ी कीमती होती है बच्चों के लिए, आपके वैल्यूबल्स यादगार होती हैं, चीज़ें होती हैं, तो आपको उसकी भी जिक्र करके जानी होती है, वरना ये वैल्यूबल्स बाद में डिस्प्यूटेबल हो जाते हैं। आप इसका डिवाइड नहीं कर सकते, आप राइफल को 2 लोगों में नहीं बाँट सकते, है ना? आप चश्मा को तोड़ के नहीं बोल सकते बाँट लो, तो इसलिए इसको कहते हैं नॉन डिविजिबल एसेट्स। तो एसेट्स व्हिच आर नॉन डिविजिबल शुड बी क्लियरली मेंशन्ड whom it should go। नाउ दूसरा, विल बनाते समय एक लास्ट प्रॉब्लम क्या होती है, जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम ये होती है कि आप कभी-कभी अपने एसेट में भी, मूवेबल, इमूवेबल एसेट में भी गलती कर बैठते हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास एक 2000 स्क्वायर फीट का फ्लैट है, अब आपने सब चीज़ इक्वल-इक्वल लिख दिया, तो ये फ्लैट किसको जाएगा? इसका मतलब तो यही हो गया कि ये फ्लैट 2 भाइयों में बँटेगा। दो, एक बैंगलोर में रहता है, एक अमेरिका में रहता है। दोनों ही नहीं रहते आपके लखनऊ में। तो क्या करेंगे आप? इस फ्लैट का क्या करेंगे वो लोग? इसको बेचेंगे और बाँट लेंगे। चलिए, एक तो ये तरीका हो सकता था। दूसरा तरीका होता है कि जो दोनों भाई कहता है तुम आके बेचो, तुम आके बेचो। दूसरा प्रॉब्लम हो सकता है कि एक भाई इसी में रह रहा था, एक इसी में रह रहा था माँ-बाप के साथ, और जो दूसरा है वो यूएस में था। तो जो माँ-बाप के साथ रह रहा है, वो बोलेगा कि क्यों बेचोगे, मैं तो यहाँ रह रहा हूँ। जो यूएस में रहेगा वो बोलेगा बेचो और मुझे मेरा हिस्सा दो, और नहीं तो तुम मेरा हिस्सा दो। तो ये डिस्प्यूट तो खड़ा हो ही गया ना। सो ऐसे अनडिविजिबल एसेट्स को तो आपको क्लैरिटी से छोड़ के जाना होगा। या तो किसी एक पर्टिकुलर बच्चे को छोड़ दो और दूसरे को कंपनसेट कर दो दूसरे एसेट से। भाई आप लिख सकते थे कि 2000 स्क्वायर फीट वाला मेरे जो इंडिया में बच्चा रह रहा है वो यूज करेगा, और उसकी मर्जी, वो उसे बेचना चाहे बेचे, यूज करना चाहे वो सोलली उसका होगा, और जो मेरे दूसरे एसेट्स हैं इमूवेबल, वो मेरे यूएस वाले बच्चे का होगा। इस तरह आप कुछ भी कर सकते हो। तो आपको थोड़ा समझदारी से ये काम करना है, जिस पे हमारा रोल लगेगा। तो मैंने कहा वैल्यूबल्स को भी ठीक से क्लैरिटी से समझाना है, और डू नॉट मेंशन ड्यूटीज। काम बांट के मत जाइए। विल है, इंस्ट्रक्शन नहीं है। बहुत सारे लोग विल बनाते समय बना देते हैं कि मेरा जो बड़ा बेटा है वो मंदिर में, हनुमान मंदिर में 50,000 रुपये पुजारी को देगा। मेरा जो छोटा बेटा है वो आस्था नर्सिंग होम में 2 बेड लगवाएगा। तो इस तरह की चीज़ें जो आप देते हैं, इसको इंस्ट्रक्शंस कहते हैं। आप पैसे तो उसके लिए अलग रख गए हैं, तब तो ठीक है। आप बोल सकते हैं क्लैरिटी से कि जो मेरे बैंक में पैसा है उसमें से पहले इन चीज़ों पे खर्चा होगी, जो बचेगा उसको ये लोग बाँटेंगे, तो ठीक है। बट अगर आपने ऐसा कुछ नहीं लिखा है, लिख दिया है खाली ड्यूटीज़ कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये फलाने जगह जाके मंदिर में माथा टेकना है और ये, तो वो कोई विल नहीं होता, ये इंस्ट्रक्शंस होती हैं। इंस्ट्रक्शंस का एग्ज़ीक्यूटर कुछ नहीं कर पाता है। वो कहता है भाई ये तो इंस्ट्रक्शन है, मोरल ड्यूटीज़ हैं, आपको ये करनी है, करिए, नहीं करनी मत करिए। तो आपका विल में ऐसी बातें मत लिखिए जो ड्यूटीज़ हैं। क्लैरिटी से जो भी बँटवारा है, जो भी एलोकेशन है, उसकी बातें करिए। अदर देन द फ्यूनरल चॉइसेस, फ्यूनरल की आप चॉइस दे सकते हैं, और विल का एक पार्ट होता है कि आप हमारा कैसा फ्यूनरल हो, और वो आप विल में मेंशन कर सकते हैं। नाउ पॉइंट्स रिलेटेड टू विल राइटिंग। विल राइटिंग से इंपॉर्टेंट क्या क्या पॉइंट्स है फाइनल, उसके बाद हम इसको सम अप मेथड पे लाएंगे। सबसे पहले हैव पीस ऑफ माइंड,
कि आपने किसी को चुना है, तो एक एग्जीक्यूटर होना बहुत ज़रूरी है, ये इम्पोर्टेंट है। वरना क्या होता है कि आपको यही लगा रहता है मेरा विल ठीक से पढ़ा जाएगा कि नहीं पढ़ा जाएगा। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। अभी मैं आता हूँ और दिखाता हूँ एक एग्जीक्यूटर की ड्यूटीज़ क्या होते हैं, क्यों एक एग्जीक्यूटर ज़रूरी है और हम जैसे लोग एग्जीक्यूटर क्यों आपके लिए अच्छे हैं। बहुत सारे लोग एग्जीक्यूटर अपने भाई फलाना रिश्तेदार, मामा, चाचा इनको बनाते हैं। कभी भी फैमिली मेंबर्स को एग्जीक्यूटिव बनाने से आप बायस अनबायसनेस की तो एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते, दैट इज वन। सेकेंडली वो उस समय रहे नहीं रहे, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो यू शुड चूज एन एंटिटी एज एन एग्जीक्यूटर, नॉट अ पर्सन एज एग्जीक्यूटर। जैसे इन्फिनिटी फिनसर्व प्राइवेट लिमिटेड है तो है, मैं नहीं हूं तो मेरे बाद कोई तो है कंपनी में, कोई तो डायरेक्टर है, कोई तो सेल्स हेड है, कोई तो सपोर्ट आदमी है ना। तो कंपनी कभी खत्म नहीं होती, व्यक्ति खत्म होता है। तो एग्जीक्यूटिव व्यक्ति को बनाने की बजाय संस्था को बनानी चाहिए, और वो संस्था का ये पॉलिसी हो कि हमारे यहाँ जो भी ये पदभार संभालते हैं, जो भी हमारे यहाँ विल इंचार्ज हैं, वो एग्जीक्यूटर बनेंगे। फ्यूनरल विशेस जरूर डालनी चाहिए, नो मैटर हाउ स्ट्रेट फॉरवर्ड और अनयूजुअल। आपको बुरा लगे अच्छा लगे लोगों को, लेकिन आपको डालना चाहिए, तो उससे बहुत क्लैरिटी हो जाती है कभी कभी, और आप आपके बच्चे परेशान नहीं होते और आप सही से लिख सकते हैं। गार्जियंस से अपॉइंट करना चाहिए हमेशा। अगर मैंने जैसा बताया 18 के नीचे हैं आपके बच्चे और आप विल बना रहे हो, तो आपको गार्जियन का चुनाव सही से करना चाहिए और देखना चाहिए कि किसको आप अपॉइंट करके जा रहे हो, किसके नाम पे सौंपना चाहते हैं। आपको ये भी डिसाइड करना चाहिए सेंटिमेंटल वैल्यूज़ के बारे में, ठीक से, जो मैंने कहा अभी। अ, अगर फ्रेंड्स या चैरिटीज़ में कुछ देना है तो उसके लिए अलग प्रोविज़न बनाइए। सिर्फ लिख के मत चले जाइए, फिर उसको बता दीजिए कि बैंक, यूको बैंक में पड़े हुए मेरे पैसे में से ये होगा, और मेरी जो 2000 की एसआईपी चल रही है इस स्कीम में, उसकी जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ जाएगी। इस तरह की बातें आप कर सकते हैं। एडिक्वेट प्रोविज़न बना लीजिए। जो लोग आपके ऊपर फाइनेंशियली डिपेंडेंट हैं, आप देख लीजिए आस-पास घूम के कि आपके जाने के बाद क्या-क्या हो सकता है। आपके यहाँ के वर्कर्स, आपके यहाँ के डिपेंडेंट ड्राइवर्स, नौकर, जो आपके जाने के बाद एकदम से जॉबलेस हो जाएँगे। तो हमें ये भी देखना होता है कि मेरे पे जो लोग डिपेंडेंट हैं, जिनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी चल रही है, तो आइदर आप उन डिपेंडेंट्स का इंश्योरेंस करवा लीजिए, उन लोगों का कोई इस तरह का पॉलिसी हो, जो कि बड़ी महँगी पड़ेगी आपको, जिसे हम सैलरी कंपनसेशन पॉलिसी कहते हैं, कि आप नहीं रहेंगे तो उनको क्या मिलेगा। लेकिन या फिर आप उनके नाम की जो भी प्रोविज़निंग है, उसको करके चलो, जिसे आप खाते रहो, लेकिन आप अपने टोटल में से एक रकम इनको इतनी मिल जाएगी ताकि वो अपनी ज़िंदगी गुज़र-बसर कर सकते हैं। तो ऐसे छोटे-छोटे प्रोविज़न्स लोग बनाते हैं, जो अच्छा विल लिखते हैं। और अगर आपको ख़्याल ही नहीं है कि ठीक है यार, मेरे जाने के बाद जाने वो, मेरे को क्या मतलब है, होगा मेरा ड्राइवर, तो ऐसा सोचना आपका काम है। आप किस तरह सोचते हैं, ये डिपेंड करता है। अ, डिस्प्यूट को प्रिवेंट रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और टैक्स लिएबिलिटी ना आए दूसरों पे, ये भी आपको देखना होता है। और इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोग विल ड्राफ्ट करते हैं आपकी। और जब हम ऐसा करते हैं, और ये ध्यान रखिएगा, ये लाइन जो मैंने लिखा है, एडिक्वेट प्रोविज़न अपने फाइनेंशियल डिपेंडेंट्स लोगों के लिए बनाना, ये बहुत ज़रूरी लाइन है, क्योंकि इस लाइन के चलते बाद में ना बहुत डिस्प्यूट होता है। जिसने आपको जीवन भर सेवा की और उसे दिखता है कि आप मरने के बाद एक रकम भी उसको छोड़ के नहीं गए और उसकी कुछ ख्याल भी नहीं करा, तो वो आपके बच्चों का कभी ज़िंदगी में अच्छा ख्याल नहीं करेगा, और अगर करेगा भी तो उसके मन की वो बेईमानी रहेगी, वो कभी न कभी खतरा बनेगा आपके परिवार के लिए। सो आपको ये सब समझ के चलना चाहिए कि ऐसा ऐसी खुंदक चीज़ें छोड़ के नहीं जानी है, जो आपको कल को आपके परिवार को परेशान करे। बी केयरफुल इन दीज़ केसेस, ज़रा ये ध्यान रखिएगा। एसेट्स विद सिंगल होल्डिंग वर्सेस जॉइंट होल्डिंग, ध्यान रखिए, आपके प्रॉपर्टीज़ में ज़्यादातर क्या होता है, नॉमिनी नहीं होता प्रॉपर्टी में कोई, हमेशा और सेकंड एप्लीकेंट भी नहीं होता, मतलब बेसिकली जॉइंट होता है या सिंगल होता है। तो आपको अक्सर, अगर आपकी वाइफ है तो देख लीजिए कि आपकी जितने भी इन्वेस्टमेंट्स हैं, चाहे प्रॉपर्टी हो, और प्रॉपर्टी में तो गलती हो गई तो हो गई, अगर नहीं किया है जॉइंट तो नहीं है, जितने भी आपके इन्वेस्टमेंट्स हो, म्यूचुअल फंड्स हो, बैंक्स हो, सब जॉइंट होनी चाहिए। जॉइंट होने से और नॉमिनी होने से क्या अंतर है, ज़रा समझाता हूँ। ये देखिए, अगर आपने नॉमिनी बना दिया है ऐसे अपने बच्चों को, किसी को मिस्टर ए, ये सन है आपका, और आपने अपने में सन को दे दिया, वाइफ ने भी अपने वाले में सन को दे दिया, और से एग्जांपल मेरा डेथ हो जाता है, तो जो वाइफ है
उसको नहीं मिलेगा मेरे वाले संपत्ति, वो नॉमिनेशन होने के कारण मेरे बच्चे को मिल जाएगा। तो वाइफ़ को उससे माँगना पड़ेगा। एक है ना? उसकी बेचारे की हक बेवजह गलती से दूसरी जगह चली गई। अब वो बच्चा अगर आपका ठीक है तो देगा, नहीं ठीक है तो भई वो तो फिर गिड़गिड़ा के देगा और तड़पा के देगा, जैसा भी। तो आपको ये सब चीज़ें नहीं करनी है। अपने अपने जो जॉइंट है, जो आपके स सह जो आपकी पत्नी है या पति है, जो भी आपके स्पाउस हैं, उनका ख़्याल रखना होता है आपको और देखना होता है कि आपकी सब चीज़ें जॉइंट हो। जॉइंट में फर्स्ट के जाने पे सेकंड और सेकंड के जाने पे फर्स्ट, ये डिफ़ॉल्ट हो जाता है। तो जॉइंट विथ नॉमिनी ठीक और अच्छा ऑप्शन है, बट जॉइंट होना हर चीज़ में ज़रूरी है, ये देख लीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी हर चीज़ आपकी वाइफ़ के पास जाए और वाइफ़ चाहती है हर चीज़ मेरे पति के पास जाए। कभी-कभी लोग अपना विल बना लेते हैं, पत्नी का विल नहीं बनाते और पत्नी के नाम से खरीदा रखा है ज़मीन, जायदाद वग़ैरह और पत्नी का विल ही नहीं बनाया। अपना तो बना लिया, तो ये भी लोग बहुत गलती कर देते हैं। जब डेथ होती है, पता लगा कि पत्नी का पहले डेथ हो गया, उसकी विल ही नहीं थी। उसकी इनहेरिटेंस में इतनी इश्यू आई क्योंकि उसमें बच्चे भी शामिल थे और उनका भी हक उतना ही था। बच्चों से नहीं बनता है मान लो पति का, डिस्प्यूट खड़ी हो गई और बच्चों ने क्लेम कर लिया अपनी माँ की संपत्ति पे। तो ये तो बहुत सारी ऐसी इश्यूज़ हो सकती हैं। तो ज़रा ये 2-3 बातें जो मैंने यहाँ बताया, ये भी बहुत विल में लोग अहम ध्यान देते हैं। एसेट्स ऑलरेडी बीइंग नॉमिनेटेड, जो पहले से नॉमिनेटेड एसेट्स, वो विल उसके ऊपर लागू होता है। ध्यान रखिएगा, अगर आपके बैंक में नॉमिनी है और मान लो मेरा नॉमिनी है और कल को कुछ होता है, डेथ हो जाता है, तो वो नॉमिनी जब बैंक जाता है ना, तो बैंक उससे कहता है सक्सेशन सर्टिफिकेट लाओ या विल लाओ। ऐसा क्यों बोलता है? क्योंकि बैंक ये देखना चाहता है कि जो आपकी नॉमिनेशन है, जो भी आपको मिला है, ये विल में मेंशन्ड है कि नहीं कि आप इसके कितने के हकदार हैं। वरना वो नहीं देगा। अगर विल में आपका नहीं है इनहेरिटेंस, तो आपको नॉमिनेशन में चैलेंज आ जाती है। तो इसलिए बहुत, क्योंकि नॉमिनेशन क्या होता है? उसमें तो सिर्फ़ नाम होता है, ना आपकी कोई आइडेंटिटी होती है, ना आपका कुछ होता है, बस नाम और रिलेशनशिप लिख के उसने दे दिया। तो विल डिक्लेयर करता है कि आप उस नॉमिनेशन के हकदार हो कि नहीं, ठीक है? तो विदाउट विल नॉमिनेशन नहीं एग्ज़ीक्यूट होता है, आपको फिर सक्सेशन सर्टिफ़िकेट देना पड़ता है, तब होता है। तो पहले तो हो जाया करता था, बट ये करीब 5 साल, 7-6 साल से ये नहीं होता है। हेल्पिंग किड्स, जनरली गर्ल चाइल्ड को बहुत सारे लोग घर खरीद लेते हैं। दामाद को और बेटी को बोला कि तुम्हें मदद कर दिया, ये घर तेरा हो गया और एज़्यूम कर लेते हैं कि दे दिया तो अब बेचारे ये लोग अब हिस्सा नहीं माँगेंगे मेरे अपने भाइयों से। लेकिन बाद में अगर विल पे नहीं लिखा है तो वो क्लेम आ जाता है और दामाद हो सकता है ना सुने इस बात को। आपने उसको कितना भी किया हो, लेकिन जब विल और बँटवारे की बारी आती है, वो खड़ा हो सकता है आके सामने आपके, है ना? तो इसलिए अगर आपको लगता है कि आपने बेटी को सब कुछ कर दिया है, जो उसको देना था दे दिया है, उसको करंट लाइफ में ही बहुत एसेट्स दे दिए हैं, तो आप विल में क्लियरली लिख दो। योर विल शुड रीड इट आउट क्लियरली कि मेरा कोई क्लेम नहीं बनता है किसी का इस पे, ये सब कुछ मेरे बेटे का है। बहुत सारे लोगों के पास मल्टीपल फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन पॉइंट होते हैं, कोई कॉमन कैश नहीं होता, तो इनके यहाँ विल एग्ज़ीक्यूशन में बहुत दिक्कत आती है। आप लिख के तो चले जाते हो कि मेरी सारी अचल संपत्ति, अब अचल में आपके पास इतने पहले थे और 2-4 और ऐड कर देते हो। कभी कोई एजेंट आया उसके साथ आईपीओ लगा दिया और कभी कोई एजेंट आया तो उसके साथ एक प्रॉपर्टी में अप्लाई कर दिया, कभी म्यूचुअल फंड में डाल दी, कभी बॉन्ड में डाल दी। तो इस तरह का जो लोग काम करते हैं उनके लिए एक अलर्ट है कि ऐसा मत करिए। मल्टीपल एडवाइजर्स और मल्टीपल फाइनेंशियल कंसल्टेंट से काम मत करिए। चार्टर्ड अकाउंटेंट एक होना चाहिए आपका, लॉयर एक होना चाहिए आपका और जो हम जैसे लोग हैं जिसे हम लोग इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र कहते हैं या आपके वेल्थ एडवाइज़र कहते हैं, वो एक होना चाहिए। तो आप इट इज़ ऑलवेज़ एडवाइज़ेबल। तो ख़ैर हम तो इस बात के लिए अपनी पूरी कैंडिडेचर प्रेज़ेंट करते हैं विद कॉन्फिडेंस कि हम एक अच्छे कंप्लीट आपके वेल्थ एडवाइज़र हैं। लेकिन आपको अगर फिर भी और भी कोई ऑप्शंस हो तो वो आप देख सकते हैं। बट वी ऑफर आवर कैंडिडेचर स्ट्रांगली एंड वी सजेस्ट पीपल डोंट गो एनीवेयर। चाहे आप मेरे यहाँ मत करो, कहीं भी करो, ये अल्टीमेटली ये सब जाके ना आपके फैमिली को इनहेरिट इनहेरिट करने में बहुत परेशानी होती है। तो हम कॉमन अकाउंट स्टेटमेंट कहते हैं कैश, और कैश इज़ अ कॉमन अकाउंट स्टेटमेंट व्हिच इज़ अवेलेबल इन आवर infirupi.com। हमारे infirupi.com में सारी संपत्ति आपकी एक जगह रिकॉर्ड हो सकती है
और इसीलिए जब हम आपकी विल सर्विस देते हैं तो हम आपकी सारी एसेट्स को वहाँ रिकॉर्ड कर लेते हैं और उसकी जो भी बदलाव वो टाइम टू टाइम होते रहता है। तो जब हम एग्ज़ीक्यूटर बन के जाते हैं एग्ज़ीक्यूट करने, हमारे लिए बहुत आसान होता है आपके फैमिली को बताना या किसी की भी फैमिली को बताना, क्योंकि हमारे यहाँ सब रिकॉर्डेड है, ऑनलाइन है और डिजिटली अवेलेबल है। इंश्योरेंस में भी बहुत लोगों की उल्टी-पुल्टी नॉमिनेशन होती है, तो वो भी ज़रा ध्यान देना है कि कौन किसके लिए आपने इंश्योरेंस किया है। आपको लग आप जैसे मान लो मेरी लाइफ़ की कीमत आज है 1 करोड़ और अब मैं 1 करोड़ का इंश्योरेंस करता हूँ और नॉमिनी बना देता हूँ बच्चों को। तो मैं 1 करोड़ की लाइफ़ की मेरी इंश्योरेंस उन बच्चों के लिए नहीं है जो जॉब कर रहे हैं। जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए मेरी लाइफ़ की वैल्यू ज़ीरो है, क्योंकि वो खुद खा रहे हैं, खुद कमा रहे हैं। तो मेरे पैसे की ज़रूरत किनको होने वाली है, वो नॉमिनी करते समय समझना होता है कि वो परिवार के कौन से मेंबर हैं, आपकी पत्नी है, आपके भाई हैं, आपकी माँ है, आपके बाप है, तो आप सोच के उनको इंश्योरेंस के अंदर नॉमिनेशन डालते हैं। अ, जैसा मैंने कहा कि ये कभी नहीं करना चाहिए, छोटा फ्लैट, छोटा स्मॉल डिवाइड नहीं होना चाहिए, जो चीज़ अनडिविजिबल है उसका नहीं लिखना चाहिए। इंस्ट्रक्शन बेस्ड विल कंटेंट लाइक अमित विल पे मंथली रेंट टू आलोक, ये सब नहीं चाहिए। ये नहीं चलेगा, ये लॉ नहीं है, आप लॉयर, आप कोर्ट नहीं है कि आप जस्टिस सुना के जा रहे हैं कि अमित रेंट देगा लोग को। आपको जो बोलना है बोल जाइए, देना है दे जाइए। ये वाली चीज़ नहीं फ़ॉलो कर पाएगा, एग्ज़ीक्यूटर हर महीने जाके नहीं पता करेगा कि अमित ने आलोक को रेंट दिया कि नहीं, है ना? तो ये सब बेकार गलत लाइन्स होते हैं जो विल में लोग लिख देते हैं। पेमेंट इंस्ट्रक्शन माय सन विल गिव 1 लाख टू टेंपल एट अयोध्या, ये लिखना होगा तो क्लैरिटी से लिखना होगा कि 1 लाख कहाँ से देगा। ये अगर आपने ऐसे लिख दिया कि मेरा बेटा 1 लाख देगा मंदिर अयोध्या में, तो बोलेगा ठीक है दे देंगे, दे दिया पापा दे दिया। एग्जीक्यूटर को कैसे पता चलेगा दे दिया? तो एग्जीक्यूटर तो कभी पकड़ ही नहीं पाएगा ये बात। तो ऐसी चीजें मत लिखिए जो एग्जीक्यूटर एग्जीक्यूट ना कर पाए। सो हम लोग की सर्विसेज होनी क्या चाहिए? चलिए अब फाइनल सम अप में आते हैं कि किसी को भी विल बनवानी हो और विल वाले कंपनी के पास जाए तो क्या-क्या उम्मीद करें? पहले तो आप उम्मीद करें कि आदमी आपका विल ड्राफ्ट कर दे अच्छे से, आपकी बातें जितनी भी हमने अभी पॉइंट्स बताए, उन पॉइंट्स को अच्छे से समझे और आपकी विल को ड्राफ्ट कर दे आपके लिए। अ, दूसरा आपको चाहिए जो आपकी विल को सावधानी से रखने की कोई जगह बता पाए, जहाँ जहाँ कोई चोरी ना हो और कभी भी एक्सेस हो तो मिल जाए और सही से आपको वो मतलब गारंटी हो कि आपकी विल वहाँ पे है। फिर विल एग्जीक्यूशन पे आपको एक भरोसा हो कि सही से पढ़ा जाएगा, इसका रॉन्ग इंटरप्रिटेशन नहीं किया जाएगा, लोग इसे मिसरीड नहीं करेंगे किसी भी तरह से। फिर आपको विल की एडमिनिस्ट्रेशन की भी हो सकता है सर्विस की ज़रूरत पड़े। बट ये तभी पड़ती है जनरली जब माइनर का केस होता है और कोई स्पेशल चैरिटी केस होता है, बट अदरवाइज़ ये सर्विस कोई बहुत बड़ी नहीं है। बट विल एडमिनिस्ट्रेटर भी आप बना सकते हो अगर माइनर का केस है तो। विल रिव्यू ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको मैंने कहा कि ज़िंदगी के अलग-अलग पड़ाव पे आपको विल रिव्यू करना पड़ता है। या अगर आप एकदम अंतिम पड़ाव पे आके विल बना रहे हैं, तो हो सकता है आपको रिव्यू की ज़रूरत ना पड़े। बट जनरली अगर आप जल्दी विल बना रहे हैं, यंगर स्टेज में बना रहे हैं, तो आपको विल के अलग-अलग डिफरेंट पड़ाव पे भी एक्ट करना पड़ता है। और विल की प्रोबेट वाली भी आपको गारंटी चाहिए, अगर एप्लीकेबल है। कहीं मान लो आज यूपी में एप्लीकेबल हो गया, अभी नहीं है, कि भाई हर विल की एग्जीक्यूशन तभी होगी जब वो कोर्ट में प्रोबेट होगी। तो फिर आपको ये गारंटी चाहिए कि आपके घर वालों को कौन साथ देगा, ये कौन कराएगा प्रोबेट। तो चलिए देखते हैं इन्फिनिटी फिनसर्व आपको क्या-क्या देता है इस इन सर्विसेज में से, जो ये सर्विसेज की डिमांड है उसमें क्या-क्या देता है। तो सबसे पहले हम आपको देते हैं प्रोफेशनल विल ड्राफ्टिंग सर्विसेज। तो हमारे जो ये हैं जो भी चीज़ आप लीगल फॉर्म में डालना चाहते हैं, हम उसको ठीक से ड्राफ्ट करते हैं। तो हमारा काम क्या है, कौन आपके स्टेट से डील करेगा, हम आपके साथ बातचीत करके पूरा निकालते हैं और उसके बाद कौन आपके बच्चों को देखेगा, गार्जियंस कौन होंगे, वेदर टू लीव एनी कैश सम, छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है, स्पेशल गिफ्ट आइटम क्या है, राइट टू ऑक्यूपेशन किसको रहेगी आपकी प्रॉपर्टी में, और भी कुछ बहुत सारी चीज़ें देखनी है कि आपकी फैमिली में क्या आपका ट्रस्ट बेनिफिट चल रहा है। किसी घर के साथ है तो एग्जैक्ट डीलिंग क्या करनी है उस घर के साथ, क्या आपको हेल्प करना, हम इतना तक भी राय देते हैं कि आप इसका बेच दीजिए या फिर इसको तोड़ के इसमें कन्वर्ट कर दीजिए। ये सब भी एडवाइजरी हमारी उसमें शामिल होती है। आपके स्टेट की ठीक से बंटवारा नहीं हो पाएगा या हो पाएगा, उसके बारे में आपके साथ चर्चा करते हैं। और ये सब कुछ ऑब्वियसली बहुत प्राइवेट होता है, हाईली प्राइवेट। हमारे यहाँ ये सारा विल का सर्विसेज की प्राइवेसी का एक पूरा नॉर्म्स है।
वो नॉर्म्स आप जब हमसे मिलेंगे तो आपको बताएंगे कैसे प्राइवेट रहता है, किस तरह से हमारे एनवलप्स यूज़ होते हैं, कैसे हमारी सील्ड होती है, किस तरह हम रखते हैं, वो सब आपको चीज़ें हम बताएंगे। नाउ हम चार्ज क्या लेते हैं? इन्फिनिटी फिनसर्व सबसे पहले तो चार्ज लेता है विल ड्राफ्टिंग का। 7,500 हमारा विल ड्राफ्टिंग चार्ज है। चाहे आप उसको एग्जीक्यूट करें, कोर्ट में जाएं या ना जाएं, हमारे साथ चर्चा करके आपको अगर बनवाना है तो आपको विल ड्राफ्टिंग का 7,500, क्योंकि ड्राफ्ट ही सब कुछ है। अगर आप कहेंगे अच्छा अविनेश जी मुझे ड्राफ्ट दे दीजिए, ज़्यादातर लोग यही कहते हैं, इसीलिए विल की सर्विसेज कभी एग्जीक्यूट नहीं हो पाती। लोग हमसे कहते हैं ड्राफ्ट दे दीजिए, अब ड्राफ्ट हम नहीं भेज पाते हैं। बहुत सारे हमारे क्लाइंट ऐसे भी हैं, मैं उनको गलत नहीं कहता, लेकिन अगर वो इस वेबिनार में हैं तो उनको ये बात समझ आ जाएगी। वो अक्सर ये कहते हैं, जैसे हमारी टीम को ज्ञानेश अभिनय सर को बोलो मेरा ड्राफ्ट भेज दे, अरे मेरा ड्राफ्ट अभी तक नहीं आया, तो हम नहीं दे सकते दोस्तों। जब देखिए ये प्रोफेशनल है, सिंपल है, ड्राफ्ट ही सब कुछ है। तो आप हमसे डिस्कशन कर लीजिए फ्री, कोई बात नहीं, लेकिन आप जैसे ही ड्राफ्ट पे उतरेंगे हमें मेरी पेमेंट चाहिए। तो दैट इज द वे वी डील, एंड दैट इज द पॉलिसी, वर्क पॉलिसी विच एथिक्स वी हैव। सो देन वी चार्ज यू 2500 एज ए डिपॉजिट। ये हम रखते हैं डिपॉजिट में एग्जीक्यूशन के लिए। एग्जीक्यूशन का देखिए क्यों रखते हैं, क्योंकि आज 2500 रुपये हम प्रोविजन नहीं रखेंगे और कल को मान लो मुझे किसी का विल एग्जीक्यूट करना पड़ा लखनऊ में, और मैं उस वक्त बाहर हूँ, मे बी इंटरनेशनल हूँ, तो मुझे तो आना पड़ेगा ना स्पेशली विल एग्जीक्यूट करने के लिए। और मान लो अगर मेरा जो एग्जीक्यूटिव है जितने भी कंपनी में उस समय राइट जिसको दे के गया हूँ कि तुम एग्जीक्यूट कर दो, वो जयपुर घूम रहा है, उसको विल एग्जीक्यूट करने के लिए स्पेशली आना पड़ेगा अपने बिजनेस का लॉस करके या टाइम का लॉस करके। अगर मैं सिटी में हूँ तब भी आपके यहाँ जाना पड़ेगा एग्जीक्यूट करने, तो जो मेरा वक्त है, जो मेरा चार्ज है, उसको मुझे लेना पड़ेगा। तो अगर आप हमें एग्जीक्यूटर रखते हैं तो हम 2,500 उसकी अलग से प्रोविजन करते हैं, जो हम बैंक में एफडी करा के छोड़ देते हैं, और जो यूज होता है एज ए फीस टू एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन। हम आपके फिर विल में लिख देते हैं कि आपके बच्चों से कुछ नहीं लिया जाएगा और कोई चार्जेस नहीं लेंगे। कुछ लोग ये हमें नहीं देते हैं और कह देते हैं कि आप बच्चों से उस समय जो चार्ज लेना चाहें आप ले लीजिएगा, वो ओपन एंडेड छोड़ देते हैं, कुछ क्लोज एंडेड कर देते हैं। हर रिव्यू का हम 2,500 लेते हैं। एवरी टाइम यू रिव्यू योर विल, रीमेक इट, रिव्यू में चाहे चेंज हो या ना हो, हम 2,500 रुपये लेते हैं। स्टेशनरी, कोर्ट, स्टैम्प ड्यूटी सब एज एक्चुअल चलता है। विल की डिजिटल कॉपी सिक्योर्ड सर्वर पे फ्री मिलती है। डिजिटल कॉपी मतलब कंप्लीटली डिजिटल, पूरे विल्स जो आपके रजिस्टर्ड होती है उसकी स्कैंड कॉपी पीडीएफ में बना के आपके एक स्पेसिफिक यूआरएल पे infirupi.com/ आपका नाम उस यूआरएल पे पड़ा रहता है। सो हाउ टू स्टार्ट आवर सर्विसेज, जैसे हमने कहा आपके पास दो तरीका है, आप 1,500 रुपये पे काउंसलिंग कर लें या 7,500 एक साथ दे दें, आप ड्राफ्ट ले लें। जैसे ही आप काउंसलिंग अगर करना चाहते हो तो 1,500 काउंसलिंग फ़ी अलग से दे दें और 6,000 तब हमें फीस पे करें जब आप विल की ड्राफ्ट चाहते हैं या क्रिएशन और फाइनल एग्जीक्यूशन चाहते हैं। 5,000 हम विल के एग्जीक्यूटर लेने का लेते हैं, लेकिन ये ऑप्शनल है। जैसा मैंने कहा हम 2,500 रुपये लेते हैं। कभी कभी स्पेसिफिक सिचुएशन होती है जिसमें हम 2,500 लेते हैं, बट दिस इज 2,500। और ऑप्शनल मैंने क्या कहा, मैंने कहा जहां प्रोबेट की जरूरत होती है वहां 5 लेते हैं, जहां प्रोबेट नहीं चलता, जैसे यूपी स्टेट में प्रोबेट नहीं चलता, तो हम 2,500 रुपये लेते हैं। रजिस्ट्रेशन कॉस्ट एज एक्चुअल लगेगा, मेरा उसमें कोई फीस नहीं होता। जो जो जज के सामने लगेगा, जो स्टैंप लगेगा, अमूमन उसमें 7,000 रुपये से 15,000 का खर्चा आता है, वकील वकील सब मिला के अमूमन, आई डोंट नो, बट जो भी होता है ये लाइव होता है, ये आपके सामने होता है। सो कुल मिला के हमारी फीस बहुत क्लियर है कि हमें क्या चाहिए। हमें बस ये 10,000 रुपये चाहिए और इससे से हम अपना बिल बनाते हैं। जिनको भी हमारी ये सर्विसेज चाहिए उनको एक बात इम्पोर्टेंट हम देते हैं, वो है यूआरएल। पासवर्ड प्रोटेक्टेड यूआरएल होता है। आप उस पासवर्ड को चाहें तो हमें चेंज करा लीजिए, चेंज कर लीजिए। और ये आपका यूआरएल जो होता है www.infirupi.com/ आपका नाम। आप उस यूआरएल को डिजिटल किसी को भेज सकते हैं, अपने बच्चों को, अपने घर वालों को एसएमएस कर सकते हैं। जिसको भी आप पासवर्ड देंगे वो उस यूआरएल पे जाके अपना विल चेक कर सकता है, पढ़ सकता है, देख सकता है। फुल्ली सिक्योर्ड प्राइवेट सर्वर होता है, तो जो आपकी विल की कॉपी रखी रहती है वो फुल्ली सिक्योर्ड होती है, एसएसएल होती है, डिजिटली होती है, कोई हैकिंग नहीं होती, कोई तरह का रिस्क ऑफ डेटा लॉस नहीं होता।
आप वहाँ से प्रिंट, शेयर और डाउनलोड कर सकते हैं एक क्लिक पे, जहाँ पे आपका विल पड़ा होता है। तो जब आप ये सब सर्विसेज़ हमें देते हैं, तो हम आपको ये विल का लिंक दे देते हैं। जैसा कि मैंने शुरुआत में भी बताया था और फिर से अभी बता रहा हूँ कि आपको हमारे फेसेस से डील करनी होती है या इंटरफेस से। फेस और इंटरफेस दोनों ही हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। इंटरफेस मतलब हमारे मोबाइल एप्लीकेशन और वेबसाइट, जिसके तहत आप हमारी इन्वेस्टमेंट्स और सारी चीज़ों को एक जगह कंसोलिडेट कर सकते हैं, देख सकते हैं और ट्रेड कर सकते हैं, खरीदना, बेचना सब कुछ कर सकते हैं। जिसके लिए कोई भी ज़रूरत पड़े समझने की, जानने की, पासवर्ड की कोई इश्यू आ रही हो, तो हमारी ये सपोर्ट टीम आपके पास उपलब्ध है, जिसमें नितिका हैं, पूजा जी हैं और अंजलि हैं। तो ये आपको इन चीज़ों पे मदद करती हैं। कभी भी आपको ज़रूरत पड़े इस इंटरफ़ेस से रिलेटेड कोई चीज़ और या कोई भी आपकी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, तो ये फ़ेसेज़ हैं। अ, आकांक्षा और दीप आपके लिए बैकएंड पे काम करते हैं। दीप आपके सारे डिज़ाइनिंग वर्क्स, आर्टिकल्स, नॉलेज आर्टिकल्स, प्रेज़ेंटेशन सब आप तक दीप के द्वारा पहुँचता है और आकांक्षा आपकी पोर्टफ़ोलियो को अपडेट रखना और सारी डेटा को सही से सलामत से रखना, ये आकांक्षा का काम है। सेल्स करने के लिए और जिनसे आपको बातें करनी होती हैं, ये 3 नाम आपको याद रहने चाहिए, ज्ञानेश, तरुण जी और अमित सक्सेना जी। और मोहित और मैं दोनों आपके लिए उपलब्ध हैं डायरेक्टली। ऑब्वियसली मेरा काम सिर्फ मेंटोरिंग एंड ट्रेनिंग का है, तो मैं डायरेक्ट कस्टमर डीलिंग में जनरली इन्वॉल्व नहीं होता हूँ। सो दैट इज़ टेकन केयर बाय मोहित एंड हिज टीम, जो ये सारा कुछ देख रहे हैं। सो आपको इस सेशन के बाद जो सही इम्पोर्टेंट चीज़ चाहिए होगा, वो चाहिए होगा ये नंबर्स। तो ये नंबर्स आपके सामने हैं। ये जो नंबर है ये ऑफ़िशियली हमारे ऑफ़िस का मोबाइल नंबर है, इस पे आप व्हाट्सएप करिए, बड़े आराम से लोग आपको कॉल बैक कर लेंगे। कोई भी मैसेज हो इस पे डाल दीजिए और ताकि वो आपसे कॉन्टैक्ट कर लें। ईमेल करना चाहते हैं तो आपके पास ये ईमेल है और वेबसाइट तो ये हमारा है ही है, कभी भी आप चाहें इसका इस्तेमाल करें, इसमें रजिस्टर्ड करें। अगर आप पहले से मेरे मौजूदा ग्राहक हैं तो यूज़र नेम, पासवर्ड डाल के अपनी पोर्टफ़ोलियोज़ वगैरह देखें। इसके अंदर और भी बहुत फीचर्स हैं जो अगर आपने इस्तेमाल नहीं किए अपने सफल ज़िंदगी के लिए, विल को सही करने के लिए, रिस्क प्रोफ़ाइल सही करने के लिए, तो गोल्स बनाने के लिए, तो वो सब के लिए भी इस infirupi.com का इस्तेमाल करें और इसके अंदर जाकर के उन चीज़ों को अंजाम दें। सो दोस्तों, आज का ये सेशन मैं यहाँ पे समाप्त करता हूँ और मुझे उम्मीद है कि जो बेसिक टिप्स हम लोगों ने शेयर की, ये आपको काम आएगा और आपके विल क्रिएशन में हेल्पफुल होगा। बहुत-बहुत धन्यवाद आप लोगों का इस सेशन में बने रहने के लिए और क्वेश्चन आंसर के लिए मैं सेशन में 5-10 मिनट यहाँ पे अवेलेबल हूँ। जिसके भी जो सवाल होंगे मैं उसका जवाब यहाँ पे देना शुरू करता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद।